हेलो यूट्यूब ऑनलाइन एकेडमी की सीरीज में हम सीख रहे हैं जावा। और जावा सीखने की सीरीज में आज का हमारा जो एजेंडा है सीखने का वो है फीचर्स ऑफ जावा। इससे पहले हम सबने बात किया था कि जावा का हिस्ट्री क्या है, जावा का रियल वर्ल्ड में यूज कहां पर है और जावा के एडिशन कितने हैं। आज हम देखेंगे कि जावा में से कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके कारण वो इतना फेमस हुआ। सबसे पहला फीचर है कि जावा सिंपल है। देखिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जावा एक बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है और इसके सिंटेक्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिंटेक्स का मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो उस लैंग्वेज का ग्रामर होता है। जैसे अगर आप इंग्लिश सीखते हो, हिंदी सीखोगे, जापानीज, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज आपको सीखना है तो उस लैंग्वेज के कुछ अपने ग्रामर्स होते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रामर्स को सिंटेक्स कहते हैं। तो इसके सिंटेक्स बहुत ही सिंपल्स होते हैं, क्लीन होते हैं, ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड भी होते हैं। देखिए जावा लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको सीखने के लिए आपको कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा पहले से कोई नॉलेज हो प्रोग्रामिंग का, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जावा लैंग्वेज का फेमस होने के पीछे एक और कारण है, क्योंकि इन्होंने बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो उस वक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जैसे सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, तो उसमें बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट थे ना जो बहुत डिफिकल्ट हुआ करते थे। तो जावा ने क्या किया, जितने भी ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे समझने के लिए लोगों को, उनको उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया। और जो ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाया तो उन्होंने उसको निकाल ही दिया, जैसे पॉइंटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को उन्होंने हटा ही दिया ताकि जावा की जो सिंप्लिसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। अब जावा की सिंप्लिसिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। कैसे? देखिए जावा 1.8 का जो एडिशन था वहां तक बाकी सब ठीक था, पर जावा 9 से ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। कैसे? सी लैंग्वेज, C++ और जावा, ये तीनों ही कोड आपके सामने हैं। अब देखोगे तीनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो मिनिमम कोड हैं तो उसके लिए आपको बेसिक कम से कम 3 से 4 लाइन की कोडिंग चाहिए ही चाहिए। बट जावा 1.9 एडिशन से एक जेशेल नाम का कॉन्सेप्ट आया है। उसमें क्या होगा, जावा 9.0 में आप देख सकते हो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन की जरूरत है। अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो सिर्फ आप एक ही लाइन में आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। तो जावा 9 से जेशेल के कॉन्सेप्ट से इसकी सिंप्लिसिटी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सेकंड आता है पोर्टेबल। अब इस चीज़ को आपने अपने रियल लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। सपोज करो कि आपके पास एक सिम कार्ड है आइडिया कंपनी का। अब आप आगे चल के चाहते हो कि आपको आइडिया कंपनी से एयरटेल कंपनी में नंबर पोर्ट करवाना है, तो आपका नंबर जो पहले था वही रहेगा, बस सर्विस प्रोवाइडर चेंज हो जाएंगे। वही चीज़ इसमें है। इस चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जब आप किसी भी जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने first.java लिखा है। अब इस फाइल को जब मैं कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल करने के तुरंत बाद इसमें उसी नाम का एक दूसरा फाइल बनता है, बस उसके आगे .class लिखा है। ध्यान देना, यहाँ पे .java है और यहाँ पे .class है। इसी .class फाइल को हम कहते हैं बाइट कोड। अब देखना, ये मशीन जो है ये एक विंडोज़ बेस्ड मशीन है, बट इस .class फाइल को आप चाहे तो अपने मैक कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हो, आप लिनक्स कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हो। यानी कि इससे क्या हुआ, आपने कोड एक ही लिखा है, फाइल है वो एक ही है, पर वो हर मशीन पे रन हो सकता है। तो इससे क्या हुआ, आपका पोर्टेबिलिटी बढ़ गया। इसी को कहा जाता है पोर्टेबल। अब थर्ड आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब पोर्टेबिलिटी से आप समझ के रहोगे कि ये लैंग्वेज कैसा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं है। मतलब कि आप चाहे तो इसे मैक पर लिखो या विंडोज़ मशीन पर लिखो, आप आगे चल के कहीं पर भी इसको रन कर सकते हो जावा के एप्लीकेशन को। कैसे? आपको उन्हें समझाया ना कि ये कंपाइल करने के बाद तुरंत उसी नाम का एक .class फाइल बनाता है और इस .class फाइल को आप किसी भी मशीन पर रन कर सकते हो। यानी कि ये क्या हो गया, आपका प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं है अब। और इसी फीचर को जावा के अंदर का क्या कहा जाता है, वोरा। जावा क्या करता है, वोरा प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मतलब राइट वंस रन एनीवेयर। आप एक जगह लिखो और कहीं पर भी यूज कर सकते हो। आप इस पिक में भी देख सकते हो कि एक सोर्स फाइल है जो आपका मेन कोड है। कंपाइल करने के बाद ये बाइट कोड बनाता है। बाइट कोड मतलब क्या, वही जो मैंने आपको बताया था ना .class फाइल, उसी को जावा में बाइट कोड कहते हैं। अब इस बाइट कोड को आप किसी भी मशीन पर रन कर सकते हो, बस आपको उस मशीन पर जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होना चाहिए। बाकी किसी भी मशीन पर आप इस कोड को रन कर सकते हो। फोर्थ पर आता है सिक्योर्ड। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जावा वन ऑफ द सेफेस्ट लैंग्वेज है। आपको कभी भी जावा के एप्लीकेशन में वायरस आते हुए नहीं दिखेगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप गूगल क्रोम से या फिर इंटरनेट से कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हो तो कभी कभी आपको ऐसा मैसेज पॉपअप होता है कि दिस फाइल कंटेन्स हार्मफुल वायरस।
बट आपको कभी भी जावा के एप्लीकेशन में ऐसे अलर्ट मैसेज नहीं आएंगे, क्योंकि जावा लैंग्वेज से जितनी भी सॉफ्टवेयर बनते हैं पूरी तरीके से वायरस फ्री होते हैं। अब आप सोचोगे कि वायरस फ्री आखिर जावा के लैंग्वेज से क्यों होते हैं। देखिए, जब हम जावा के कोड को रन करते हैं ना, तो जावा का कोड रन होने से पहले, एग्जीक्यूट होने से पहले जेवीएम के पास जाता है। अभी आपको जेवीएम नहीं समझेगा, आपको आगे चल के समझेगा। अब जेवीएम को आप ऐसे समझो, जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो बाहर जो सिक्योरिटी चेक होता है ना, वैसे ही जेवीएम को समझो आप। जेवीएम क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या इस कोड में कोई एक्सटर्नल ह्यूमन कोड है, क्या कोई इस कोड में वायरस है। अगर वायरस हो तो इसको रन मत करो, अगर नहीं है तो रन करो। यानी कि आपका रन होने से पहले ही जावा ही चेक कर लेता है कि इसके अंदर कोई वायरस है भी या नहीं। और ये किसकी मदद से होता है, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू, यानी कि जेवीएम के थ्रू। इसके लिए जावा कैसा है, पूरी तरीके से सिक्योर्ड लैंग्वेज है। फिफ्थ पर आता है रोबस्ट। अब रोबस्ट का मतलब क्या होता है, रोबस्ट का मतलब सिंपली स्ट्रांग होता है। अब स्ट्रांग कैसे, मैंने आपको शुरू में कहा था कि जावा ने क्या किया, जितनी भी पुरानी लैंग्वेज थी, पुरानी लैंग्वेज में जितने भी कॉन्सेप्ट प्रोग्रामर को डिफिकल्ट लगते थे, उन डिफिकल्ट टास्क को ये खुद करने लग गए। जैसे गार्बेज कलेक्शन, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी डेटा आपकी यूज़ का नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने सिस्टम से, अपनी मेमोरी में से ये हटा देता है। तो इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी बच जाती है। जो पुराने लैंग्वेज थे, C++ लैंग्वेज, ये काम प्रोग्रामर को खुद करना पड़ता था कि जो मेमोरी यूज़ का नहीं है उसको हटाओ, पर ये काम अब क्या कर रहा है, इसमें जावा खुद करता है। अब जावा में ये भी एक फीचर है कि जावा लैंग्वेज के थ्रू जितनी भी एप्लीकेशन बनती हैं, 99% चांस होता है कि वो फेल हों। कभी वो कभी भी फेल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जावा के थ्रू जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं वो सारे के सारे कंपाइल टाइम पर ही चेक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको सिंपली सा बताया ना अभी, कि जब आप मॉल में एंटर करते हो तो अगर आपका सिक्योरिटी चेक बाहर ही होता है तो बहुत कम चांस है कि कोई अंदर जाके कोई ऐसा अटैक हो, टेरर का अटैक हो। वैसे ही जावा का कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो कंपाइल टाइम पर ही उसकी जितनी भी गलती हैं वो सारी की सारी पकड़ा जाती हैं। जावा एक प्योरली सेफ लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसके कंपाइल टाइम पर ही सारे के सारे एरर्स को पकड़ा जाता है, और जब इसके एरर को हम पकड़ सकते हैं तो डेवलपर क्या करता है, उस एरर को पहले ही सॉल्व कर देता है, ताकि जब आप एप्लीकेशन को यूज करो तो आपको ऐसा कोई एरर ना आए जो आपको प्रॉब्लम दे। सिक्स्थ पर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको शायद हो सके अभी ना समझे, बस मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर बनाना बहुत ईजी हो जाता है। क्या होता है कि आपको पता है कि कोई चीज़ जब फेमस होती है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। जैसे क्रिकेट पूरे वर्ल्ड में फेमस शुरू में नहीं था, पर जैसे ही एक फॉर्मेट आया T20, वैसे ही वो पूरे वर्ल्ड में फेमस होना शुरू हो गया है। तो क्या हुआ, क्रिकेट ने किस फॉर्मेट को फॉलो किया, T20। वैसे ही जावा ने एक फॉर्मेट को फॉलो किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू आप अपने डेटा की सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हो और अपने डेटा को रीयूज कर सकते हो। बार बार, एक बार लिखो और बार बार यूज करो। जैसे अगर आपके पास जेरोक्स की मशीन है तो आप एक बार लिखो और बार बार इसको प्रिंटिंग करके लोगों को सर्कुलेट कर सकते हो। तो वो फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है। आप अपने डेटा की सिक्योरिटी और रीयूजिबिलिटी बढ़ा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आपको बाद में समझेगा और डिटेल में, जब मैं इसको आपको कवर करूंगा, बट आप अभी बेसिक से ऐसे कुछ समझो। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी का मतलब तो समझ रहा होगा। मल्टी का मतलब क्या हुआ कि एक समय पर बहुत सारी चीज। थ्रेड का मतलब होता है प्रोसेस। इससे आप समझो कि बहुत सारे प्रोसेस एक ही समय पर। जैसे आप गूगल क्रोम को यूज करते हो तो आप देखते हो कि कभी कभी कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हो और उसी समय आप कुछ सर्च भी कर रहे हो और आप कुछ गाने को भी प्ले कर रहे हो। ठीक है, मतलब एक ही टाइम पर बहुत सारे काम। यूट्यूब पर आप कभी कभी कोई वीडियोस को डाउनलोड करते हो ऑफलाइन मोड के लिए, और किसी वीडियो को सर्च भी कर रहे हो, और किसी वीडियो के आप ऊपर कमेंट कर रहे हो। मतलब एक ही टाइम पर बहुत सारे प्रोसेस कर रहे हो, और वो सारे के सारे प्रोसेस स्मूथली होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपका वीडियो डाउनलोड हो रहा है और जैसे ही आपने कमेंट किया तो वो डाउनलोडिंग स्टॉप हो जाए। ऐसा नहीं होता ना। तो उसी को क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग, कि एक ही समय पर मल्टीपल प्रोसेस होने चाहिए। तो वैसे टाइप के एप्लीकेशन, वैसी चीज को भी आप जावा के थ्रू कर सकते हो। अब आता है सबसे लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हुआ, देखिए, इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग, बहुत सारे लोग हो सकता है कि नेटफ्लिक्स देखते रहोगे। अब नेटफ्लिक्स पर क्या होता है, कोई शो है जो रिलीज होने जा रहा है। अब एक साथ सपोज करो कि 1 लाख लोग उस सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो सर्वर क्रैश हो जाए, उतने रिक्वेस्ट को वो हैंडल ना कर सके। तो क्या होता है कि आप एक ही एप्लीकेशन को 2-3 मशीन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
एक ही एप्लीकेशन को एक ही समय पर 2-3 मशीन पर 2-3 सर्वर पर इंस्टॉल कर दो, ताकि जब कोई रिक्वेस्ट करे तो इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, ध्यान देना कि एक ही सॉफ्टवेयर मल्टीपल मशीन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, रन एक ही साथ करे। तो वैसे टाइम पे क्या होगा कि जब 1 लाख लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो सर्वर हमारा क्या करेगा, लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा सिस्टम फेल होने से बच जाएगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमारा सर्वर काम कर चलते चलते सपोज करो कि एक मशीन बंद हो गया, तो एक मशीन बंद हो गया तो कम से कम बाकी के 2 मशीन तो चालू रहेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका सिस्टम बैकअप में रहेगा। ठीक है, अगर आपका एक सिस्टम क्रैश भी होता है तो दूसरा सेफ रहेगा। तो ऐसे टाइप के एप्लीकेशन को भी आप डेवलप कर सकते हो बाय यूजिंग RMI एंड EJBit के थ्रू। ठीक है, ये 2 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके थ्रू आप ऐसे टाइप के एप्लीकेशन को भी डेवलप कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स थे जावा के अंदर, और भी फीचर हैं, बट ये जो मेन कॉन्सेप्ट थे, जो मेन फीचर थे जावा के, मैंने वो सारे आपको कवर कर दिए हैं। ओके, तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।